नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार, स्वागत है आपका। राजस्थान से लेकर बाकी सभी 5 प्रदेशों में चुनाव प्रचार अ, खत्म होने को है, जबकि राजस्थान में नॉमिनेशन फाइल करने का जो है आखिरी दिन सोमवार है और मिजोरम में 7 तारीख को चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को है और इसी तरीके से शेड्यूल जो है वो बना हुआ है। लेकिन ओपिनियन पोल जो फाइनल ओपिनियन पोल जिसको बोलते हैं वो लेकर हाजिर हो गए हैं सर्वेयर्स और जो शनिवार की शाम जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं उसका ही जिक्र, उसका ही मजमून लेकर हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। और राजस्थान में इस ओपिनियन पोल का जो ओवरऑल है कि राजस्थान में रिवाज कायम रहने वाला है, यानी कि सत्ता परिवर्तन हर 5 साल के बाद इस बार भी होने जा रहा है। अशोक गहलोत की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, ऐसा ओपिनियन पोल कह रहा है। और हम दो तरह के ओपिनियन पोल की बात करेंगे, एक तो सी वोटर और दूसरा इंडिया डेली। इसके अलावा एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है, तेलंगाना में भी कांग्रेस का परचम लहरा रहा है और मिजोरम में भी त्रिशंकु सरकार के आसार हैं, जहां कांग्रेस मजबूती से दूसरे नंबर पर खड़ी दिख रही है। तो 5 राज्यों का अगर हम सर्वे के हिसाब से देखें तो ओवरऑल विन विन पोजीशन में कांग्रेस पार्टी नजर आती है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जिस प्रदेश में खुद उसकी सरकार है वहां वो अपनी सरकार को कायम नहीं रख पा रही है। सबसे पहले हम सी वोटर का क्या आकलन है वो रखते हैं कि सी वोटर ने जो कहा है, एबीपी सी वोटर की भारतीय जनता पार्टी को 114 से 124 सीटें मिल सकती हैं, वोट प्रतिशत 45 होगा और कांग्रेस को 67 से 77 सीटें मिल सकती हैं और वोट प्रतिशत 42 रहेगा। अन्य के खाते में 5 से 13 सीटें आ सकती हैं और वोट प्रतिशत 13 होगा। तो इसके क्या मायने हैं? इसके मायने एक तो साफ है कि पिछली दफा जो चुनाव हुए थे राजस्थान में, तो वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वोट प्रतिशत का फासला बहुत कम था और दोनों 42% से ऊपर वोट शेयर लेकर हाजिर थे। इस बार के राजस्थान ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 45% का वोट शेयर मिल सकता है। लगभग 3% वोटों का फायदा कांग्रेस के वोट बैंक लगभग स्थिर है, अक्षुण्य है, लेकिन बीजेपी 3% वोट बढ़ाती दिख रही है। हालांकि इस सर्वे कोई फाइनल बातें नहीं होती, लेकिन इस सर्वे में भी एक बात तो दिख रही है कि 3% का फासला बहुत बड़ा फासला होता है। 3% में तो ये अंतर जो दिख रहा है, जो सर्वे बता रहा है कि 114 से 124 सीटें बीजेपी और कांग्रेस 67 से 77, अगर अपर लिमिट भी लें तो कांग्रेस को 77 और बीजेपी को 124 सीटें जो दिख रही हैं, 3% के फासले में ये फर्क बड़ा भी हो सकता है। लेकिन ये विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली ये यही पोल रहेगा। लेकिन एक और पोल हम आपको दिखाते हैं, इंडिया डेली का पोल, जिसके जिसकी चर्चा में मैं स्वयं भी शरीक रहा था। इसमें राजस्थान के बारे में जो दिखाया गया है कि 200 सीटों में से बीजेपी के खाते में 118 से 132 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 55 से 66 सीटें यानी इंडिया डेली के आकलन में कांग्रेस की स्थिति सी वोटर के मुकाबले और भी बुरी रह सकती है। अब इसको थोड़ा सा मूल्यांकन करें तो क्षेत्रवार हमने उसमें से कुछ तस्वीरें ग्रैब की हैं। जो इंडिया डेली का ओपिनियन पोल है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि टोंक कोटा इलाके में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बहुत नजदीकी मुकाबला है, लेकिन इस नजदीकी मुकाबले में भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लीड ले रही है, यानी 12 से 14 सीटें टोंक कोटा के इलाके में बीजेपी को और कांग्रेस को 9 से 11 सीटें।
ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है क्योंकि ये इलाका सचिन पायलट के प्रभाव वाला इलाका है और इस इलाके में अगर कांग्रेस पिछड़ रही है तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बन रही है और ये आश्चर्यजनक है। ये राजस्थान के लोग इसको ज़्यादा करीब से महसूस करेंगे क्योंकि ये ओपिनियन पोल है और ओपिनियन पोल करने वाले भी इस बात को बार-बार कहते हैं कि इसको अंतिम परिणाम नहीं माना जाए, या बस एक आकलन भर है। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि जयपुर क्षेत्र में निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला क्षेत्र है, लेकिन बढ़त बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को 28 से 30 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो कांग्रेस को 15 से 17, यानी अगर देखा जाए तो अपर लिमिट में 30 और 17 का मुकाबला, तो 13 सीटें कम कांग्रेस को। ये जयपुर क्षेत्र में ही इतनी बड़ी बढ़त बीजेपी को है जो कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए काफी दिख रही है। 13 सीटों का फासला, जाहिर बात है कि 13 सीट निर्णायक हो जाती हैं और बीजेपी लीड ले लेती है। फिर आप मारवाड़ में देखें तो मारवाड़ में भी बीजेपी 36 से 40 सीटें जीतती दिख रही, जबकि कांग्रेस 12 से 15, यानी यहां तो 25 सीटों का फर्क है। 25 सीटों का फर्क मारवाड़ इलाके में। तो इस तरीके से क्षेत्रवार भी हम देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कमोबेश हर क्षेत्र में लीड करती दिख रही है। इंडिया डेली का ओपिनियन पोल है, उसका हम आपको हिस्सा दिखा रहे हैं। मेवाड़ में 48 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 32 से 35 और कांग्रेस यहां भी 10 से 12 सीटों पर के बीच पिछड़ती नजर आ रही है, यानी यहां भी 23 सीटों का फासला है। यानी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचता जहां बीजेपी ने बहुत बड़ी बढ़त नहीं ली हो कांग्रेस पर। ये इंडिया डेली का ओपिनियन पोल है। लेकिन इंडिया डेली के ही ओपिनियन पोल के कुछ हिस्से हम आपको दिखाते हैं जिससे कुछ अलग मतलब भी निकलते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देखिए कि राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। ये इंडिया डेली ने पूछा कि ओपिनियन पोल में कि राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। तो बेरोजगारी 29%, महंगाई 23%, भ्रष्टाचार 5%, कानून व्यवस्था 14%, बुनियादी सुविधाएं 7%, आय 5%, आरक्षण 6%, अन्य 11%। ये जो है कि इतने प्रतिशत लोगों ने इस विषय को अहम मुद्दा बताया। अगर आप देखें कि जो नेगेटिव मुद्दे हैं, जो सरकार के खिलाफ मुद्दे हैं, यानी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं, उस पर ध्यान दें तो आप थोड़ा इसको जोड़िए। तो बेरोजगारी 29%, महंगाई 23%, दोनों को जोड़िए तो यही 52% हो जाता है। भ्रष्टाचार 5%, ये 57% हो जाता है। और कानून व्यवस्था थोड़ा मिश्रित चीज है, क्योंकि कानून व्यवस्था वो अच्छी कानून व्यवस्था के तौर पर भी को वोट कर सकते हैं और बुरे पर भी कर सकते हैं, इसको भी हम हटा कर चलते हैं। तो बुनियादी सुविधाएं, इस ये भी थोड़ा वेग होता है और बाकी चीजें भी वेग हैं। लेकिन ये जो तीन मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, तो 28 और 23, 5, 28 और 29, यानी 57% जो लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से सरकार से नाराज हैं। चाहे महंगाई को लेकर नाराज हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर नाराज हो, चाहे भ्रष्टाचार के कारण नाराज हो। इन मुद्दों पर ये लोग जब वोट करेंगे तो सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। ये एक प्रमुख बात सर्वे में उभर कर सामने आई, जिसको हमने चिन्हित किया, आपको बताया। लेकिन अब जो बात हम इसी इंडिया डेली के सर्वे में बताने जा रहे हैं वो क्या है कि क्या राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर है। तो इसके जवाब में 52% लोग कह रहे हैं कि हाँ, और नहीं कहने वाले 36% है, और जिनको पता नहीं है, स्पष्ट रूप से बता नहीं सकते, वो 12% हैं। तो निश्चित रूप से अगर 50% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर है, यानी एंटी इनकम्बेंसी है, तो एंटी इनकम्बेंसी को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। और कांग्रेस ने भी ये माना था, खुद अशोक गहलोत ने भी ये माना है कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उनकी सरकार के लिए नहीं, विधायकों के लिए। इसी तरह से कांग्रेस आला कमान ने भी अपने जो अंदरूनी सर्वे कराए थे तो उसमें ये माना था कि बहुत सारे विधायकों
के विधायक जो हैं जो दोबारा जीत कर नहीं आ सकते। तो ऐसी स्थिति में उनको बदलना ज़रूरी है। लेकिन अंदरूनी घमासान में जो हालात बने उसमें ज़्यादातर विधायकों के टिकट काटे नहीं जा सके। क्या कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है? ये बात महत्वपूर्ण है और इसका जवाब खोजना होगा, देखना होगा। कांग्रेस ने एक और लिस्ट बीते दिनों 23 उम्मीदवारों की जारी की है बीती रात, शनिवार की रात। लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन, कोई उत्साहजनक परिवर्तन उसमें भी नजर नहीं आया है। अब हम एक और आंकड़ा, बड़ा रोचक आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं इसी इंडिया डेली के ओपिनियन पोल का। इसमें आप देखेंगे कि सीएम के तौर पर पहली पसंद कौन है। तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर आज भी जनता की पसंद बने हुए हैं। 36% लोग उन्हें सीएम चाहते हैं, जबकि वसुंधरा राजे जिनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया है बीजेपी ने, उन्हें दूसरे नंबर पर रखा है। जनता ने 23% लोग उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सचिन पायलट के लिए भी अच्छा खासा समर्थन है, 17%। गजेंद्र शेखावत 10%, राज्यवर्धन सिंह राठौर 7% और अन्य के लिए 7% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर, सीएम के तौर पर अपनी पहली पसंद रखा है। लेकिन यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि किसी भी प्रदेश में या फिर देश में ही क्यों ना ओपिनियन पोल हुआ हो, कभी भी हुआ हो, तो जो इनकम्बेंट सीएम या इनकम्बेंट पीएम होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हमेशा आता रहा है। इवन मनमोहन सिंह जी जब चुनाव हार रहे थे तब भी वो प्रधानमंत्री के रूप में सबसे पसंदीदा व्यक्ति थे। आप किसी भी प्रदेश का सर्वे देख लीजिए तो हारता हुआ, जो पार्टी हार भी रही होती है उसके मुख्यमंत्री को कम से कम सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल रहती है। इसका कारण यह है कि मुख्यमंत्री तो जुबान पर चढ़ा हुआ नाम होता है, दूसरा नाम सामने नहीं होता। आप देखेंगे कि जैसे कांग्रेस में दूसरा नाम सचिन पायलट का है, तो सचिन पायलट को एक अच्छा खासा वोट परसेंट मिला हुआ है, 17%, जो कम नहीं होता है। वसुंधरा राजे जिनको बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है, चेहरा नहीं बनाया, फिर भी जनता उनके नाम को जानती है, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में पहचानती है, उनके 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 प्रति एक विश्वास रखती है, तो 23% वोट है। एक और हम प्रमुख बात आपको बोलना चाहते हैं जो मैं अक्सर टीवी डिबेट में भी कहता हूं और कल भी जब इंडिया डेली के इस चर्चा में बैठा हुआ था तो इस बात को कह रहा था और आपसे भी साझा करना जरूरी है कि जहां कहीं भी वोटिंग होती है और मुख्यमंत्री के लिए वोटिंग परसेंटेज दिखाया जाता है, पसंद आप कितना करते हैं, आपका पसंदीदा सीएम कौन है, तो उसमें जो जीतने वाली, जो सत्ता में रहने वाली पार्टी है उसके यानी मुख्यमंत्री है, उनको जितना प्रतिशत समर्थन मिलता है उसमें, और जो उनके समांतर विपक्ष का जो दूसरा उम्मीदवार होता है उनमें, यानी अगर राजस्थान के संदर्भ में कहें तो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में, इनके वोट प्रतिशत में यानी पसंद करने वाली जनता के समर्थन में कितना फर्क है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा आकलन है कि अगर 10% से ज्यादा का फर्क आता है तो निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री अपना चुनाव जीत रहे होते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री और उनके समांतर जो चेहरा है उनके पक्ष में अगर ये प्रतिशत 10 से जितना कम होता है, उनके जीतने के आसार उतने ही कम होते चले जाते हैं। तो उस हिसाब से अब इस थ्योरी के हिसाब से आप आकलन कीजिए तो 36% और 23% के बीच में 13% का फासला है। 13% का फासला है तो इसका मतलब है कि अशोक गहलोत को इस थ्योरी के हिसाब से चुनाव जीत जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन जो है, पूरे व्यक्तिगत मतलब यूं ही नहीं, एक फैक्ट्स के आधार पर जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उन सब में उस समय जो ओपिनियन पोल हुए उसके आंकड़ों को निकालते हैं तो हम देखते हैं कि अगर जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करने वाला प्रतिशत अगर उनके प्रतिद्वंदी को
जितना लोग पसंद कर रहे हैं, उनका अंतर अगर 10% से ज्यादा होता है तो मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर आते हैं, और अगर 10% से कम होता है तो इनके बीच 8 से 10 के बीच तो 1 से 2 उदाहरण हैं जब मुख्यमंत्री आए हों, नहीं तो ज्यादातर मामलों में मुख्यमंत्री बाहर चले गए हैं 10 से नीचे प्रतिशत रहने पर। तो मेरा अपना आकलन यह है कि ये आंकड़ा ये कहता है कि अशोक गहलोत की वापसी होगी। ये मैं कह रहा हूं, ओपिनियन पोल नहीं कह रहा है, गौर कीजिएगा कि मैं इसी ओपिनियन पोल के आधार पर मैं मुख्यमंत्री की लोकप्रियता में जो वोट प्रतिशत मिल रहा है उसके आधार पर मेरा आकलन है कि अशोक गहलोत सरकार की वापसी होनी चाहिए, होगी। लेकिन ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। तो फिलहाल हम ओपिनियन पोल की चर्चा कर रहे हैं तो उसको ही सामने रखते हैं। अब एक और बात आपको स्क्रीन पर कि क्या सीएम गहलोत के कामकाज से आप संतुष्ट हैं, कितना संतुष्ट हैं? इस सवाल पर 48% लोगों ने कहा बहुत संतुष्ट हैं और 26% कह रहे हैं संतुष्ट हैं। अब इस आंकड़े को देखिए, 25% असंतुष्ट है और एक को पता नहीं है। अब ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मुख्यमंत्री से असंतुष्ट आंकड़ा सिर्फ 25% है और 1% को पता नहीं, मान लीजिए 26% है, इसका मतलब ज्यादातर लोग मुख्यमंत्री से संतुष्ट हैं। तो ये सर्वे का वो पहलू है जो सर्वे को ही क्वेश्चन में खड़ा कर देता है। सर्वे जो दावा कर रहा है उसको क्वेश्चन करता है कि आप कैसे कह रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री के कामकाज से 75% या 74% लोग संतुष्ट होंगे, वो सत्ता से बाहर कैसे हो सकता है, उनकी सरकार सत्ता से बाहर कैसे हो सकती है। बहरहाल ये ओपिनियन पोल पर उनके ही आंकड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि ओपिनियन पोल को आखिरी मानकर नहीं चलना चाहिए, लेकिन नब्ज टटोलने की एक कोशिश है, इंटरेस्टिंग होता है, उसको उस रूप में देखना चाहिए। और उसमें जो कुछ मोटिव होते हैं, कई ओपिनियन पोल किसी को के पक्ष में किसी खास कारण से भी हो जाते हैं, उन नेगेटिव बातों की अभी हम चर्चा नहीं करते हैं, वरना फिर तो ओपिनियन पोल पर बात ही नहीं करनी चाहिए। ओपिनियन पोल इंटरेस्टिंग होता है, दिलचस्प होता है, नब्ज बताता है, और इस हिसाब से हम उसको बात कर रहे हैं। और उसी ओपिनियन पोल के कुछ और आंकड़े देख रख करके हम आपको उस ओपिनियन पोल को चैलेंज करते हुए भी दिख रहे हैं। तो राजस्थान में जो कहा जा रहा है, एक बार फिर आंकड़ों पे हम आ जाते हैं ताकि रिवाइज हो जाए कि एबीपी सी वोटर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 114 से 124 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 67 से 77, जबकि वोट प्रतिशत का फासला दोनों पार्टियों के बीच में 3% का होगा। 3% वोट का फासला बहुत बड़ा फासला है। पिछली दफा दोनों लगभग बराबर थे, 42% से ऊपर दोनों पार्टियों को वोट मिला था। इस बार कांग्रेस 42% के आसपास ही सिमटी हुई है, जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत लगभग 3% बढ़ता नजर आ रहा है। ये सी वोटर एबीपी का आंकड़ा है। लेकिन यही आंकड़ा जब हम इंडिया डेली का देखते हैं तो राजस्थान में 200 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को और भी बड़ा बहुमत मिलता दिख रहा है, 118 से 132 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 55 से 66 सीटें मिलती दिख रही है, यानी और भी बुरा परफॉर्मेंस। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, खास करके सी वोटर के आधार पर, कि कांग्रेस हार भी रही है तो सम्मानजनक हार रही है। लेकिन बहुत सारे लोग इस से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि नहीं, कांग्रेस नहीं भी हार सकती है, जीत भी सकती है। और हमारे दर्शक भी हमारे यहाँ प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं हमारे साथ कि कांग्रेस विल विन ऑल 5 स्टेट्स। तो ये ओपिनियन की बात है, ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हम अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान से आगे कि बाकी प्रदेशों के लिए क्या कुछ कहा गया है। ये आप मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल देखिए। मध्य प्रदेश पर सबकी नजर है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीते चुनाव में 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता हासिल की थी, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जब
26 विधायक टूटे थे और भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी थी, वो सरकार अब भी चल रही है। तो क्या ये सरकार वापस आएगी, ये बड़ा सवाल है। यहाँ दो ओपिनियन पोल हैं और दोनों डिफरेंस रखते हैं, दोनों के ओपिनियंस डिफरेंट हैं। पहले मैं एबीपी वोटर का रखता हूं, जिसमें बीजेपी को 99 से 111, यानी जो मैजिक फिगर है 115 से कम सीटें मिलती दिख रही हैं। भाई 230 में से जिसको 116 सीटें आएंगी उसी की सरकार बनेगी। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, 118 से 130 सीटें आती दिख रही हैं। वोट प्रतिशत में यहाँ 45% कांग्रेस को है और बीजेपी को 42%। यानी थोड़ी देर पहले जो हम राजस्थान के लिए बात कर रहे थे उसका ठीक उलट है कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में 42% वोट मिलने वाला है और कांग्रेस को 45। ये 3% छोटा मार्जिन नहीं है, बहुत बड़ा मार्जिन है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 0.8% वोट ज्यादा मिले थे, इसके बावजूद बीजेपी को सत्ता से बीजेपी बाहर हो गई थी और 0 वोट कम हाथ पाकर भी कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। लेकिन अगर इस सी वोटर के ओपिनियन पोल में कांग्रेस को 3% ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं और वो 45% पहुंच रही है, तब तो ये फिगर और भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 3% का मार्जिन वो भी कांग्रेस के फेवर में। क्योंकि नेचर ऑफ वोट्स जो ये है होता है कि बीजेपी शहरी इलाकों में ज्यादा वोट हासिल करती है, इसलिए अधिक वोट लेकर के भी उनके सीटों की संख्या कम रह जाती है। और ग्रामीण इलाकों में जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो वोट मार्जिन कम होते हैं, कम मार्जिन से वो जीतती है, यानी ओवरऑल वोट कम भी मिलता है तब भी सीटें ज्यादा हो जाती हैं। तो ये जो नेचर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, उसके तहत अगर 3% का मार्जिन हो रहा है तो ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। लेकिन अब आपको चौंकाने वाली बात ये कह रहे हैं कि इंडिया डेली ने जो ओपिनियन पोल किया है इससे बिल्कुल उल्टा किया है। इंडिया डेली ने ओपिनियन पोल में ये बताया है कि मध्य प्रदेश में 230 में से भारतीय जनता पार्टी को 100 से 115 सीटें तक मिल सकती हैं और कांग्रेस को 91 से 108 सीटें तक, अदर्स के खाते में 7 सीटें। यानी इस ओपिनियन पोल को देखें, इंडिया डेली के ओपिनियन पोल को, तो अदर्स किंग मेकर होते दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 116 के मैजिक फिगर से एक कम रह जा सकती है। चूंकि ये रेंज है 100 से 115, तो हम यह मानकर तो नहीं चल सकते कि अधिकतम वाला ही रेंज आएगा और न ये मान करके चल सकते हैं कि न्यूनतम का ही रेंज आएगा। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रहेगी, इसके बावजूद कि बीजेपी को कांग्रेस से अधिक सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं। अभी मैंने आंकड़ा तो नहीं रखा है, लेकिन इसी इंडिया डेली के पोल में, चूंकि मैंने कहा कि मैं भी इसमें बैठा हुआ था, आप देख सकते हैं कि बीच में नीचे प्रेम कुमार, हालांकि नाम नहीं लिखा है, आप मेरी तस्वीर देख सकते हैं, इस ओपिनियन का, इस चर्चा का मैं हिस्सा था। तो वहां जो बातें हुई उसमें एक बात खास तौर से वोट प्रतिशत के रूप में हुई जिसका उल्लेख करना आपके साथ जरूरी है, वो ये कि इस बार के वोट प्रतिशत, इस बार के ओपिनियन पोल में, इंडिया डेली के ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वोट प्रतिशत का जो फर्क है वो 0.9% है। तो पिछली बार 0.8% का फर्क था बीजेपी के फेवर में और इस बार भी बीजेपी के फेवर में 0.9% का फर्क है। जहां तक इंडिया डेली के सर्वे का सवाल है, इंडिया डेली के ओपिनियन पोल का सवाल है, यही फर्क सी वोटर 3% बढ़ा बता रहा है। अगर 3% का स्विंग है बीजेपी के फेवर में, तब तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। और लेकिन अगर इंडिया डेली के ओपिनियन में 0.9% का स्विंग है तो
भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार बना सकती है, क्योंकि पिछली बार भी वो चूक गई थी और इस बार भी जो ये मार्जिन है, ये मार्जिन 100 से 115 में वो नीचे वाला मार्जिन हो सकता है, ऊपर वाला होना मुश्किल लगता है अगर मैं विश्लेषण करूं तो। लेकिन सी वोटर जो दिखा रहा है उसने तो कांग्रेस के, सॉरी मैं बोल गया, उल्टा बोल गया था, स्विंग कांग्रेस के फेवर में 3% का मार्जिन दिखा रहा है एबीपी सी वोटर, 3% बीजेपी के फेवर में नहीं है। तो कांग्रेस के फेवर में 3% का मार्जिन है, इसका मतलब स्विंग है, इसका मतलब 118 से 130 सीटें और कांग्रेस को वो जीतती हुई दिखा रही है। तो ये जीत और भी बड़ी हो सकती है सी वोटर के सर्वे को अगर हम एनालाइज करें और वोट के प्रतिशत के टर्म में एनालाइज करें तो। लेकिन इंडिया डेली जो वोट ओपिनियन पोल लेकर सामने आया है उसमें चूंकि 0.9% वोट बीजेपी को अधिक मिल रहे हैं कांग्रेस के मुकाबले, जो कि पिछले बार की ही तरह 0.8 के करीब है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि उतने ही फर्क से बीजेपी को मैजिक फिगर मिल जाएगा या फिर वो सत्ता में आ जाएगी। यानी दोनों ओपिनियन पोल को अगर मिला करके कहें तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। एक ओपिनियन पोल तो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी मध्य प्रदेश में और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और ये सी वोटर कह रहा है। और दूसरा ओपिनियन पोल इंडिया डेली जो कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, वहां मैं क्वेश्चन खड़ा करता हूं कि 0.9% के अंतर से अगर वोट प्रतिशत का अंतर है तो इतने अंतर से बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। पिछली बार भी लगभग यही अंतर था और सरकार नहीं बनी थी। तो इस तरीके से पॉइंट मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दिया है। अब आगे बात करें छत्तीसगढ़ ओपिनियन पोल। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां लगभग सभी ओपिनियन पोल, अब तक जितने भी ओपिनियन पोल हुए हैं, किसी ने भी कांग्रेस को सत्ता से बाहर नहीं दिखाया है और एबीपी सर्वे भी यही दिखा रहा है कि कांग्रेस को 45% और बीजेपी को 43% वोट मिल रहे। देखिए महज 2% वोटों का फासला है और अन्य के खाते में 12% वोट हैं, लेकिन इसी 2% के अंतर से कांग्रेस सत्ता में है और बीजेपी सत्ता से बाहर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि कुछ समय पहले रेस से बाहर दिख रही थी, जिसके पास महज 14 विधानसभा की सीटें थी, वो दुगने से भी ज्यादा और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 36 से 42 सीटें जीतती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस के लिए ये चिंता का सबब है, हालांकि वो संतोष कर सकती है कि उसकी सत्ता में वापसी हो रही है। हालांकि ये ओपिनियन पोल तब का है जब मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी ने जो ताजा आरोप लगाया है कि उनको क्षमा कीजिए, उनको रकम दी गई है और उसकी जांच चल रही है और इसका भरपूर काउंटर देने का प्रयास कांग्रेस कर रही है कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर रकम देने की बात कही गई है वो महादेव ऐप घोटाले में, उसको भी ईडी ने कहा है सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। और अगर कोई बात सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है तो उसको चुनाव के समय में बारेआम करके, संदिग्ध बना करके मुख्यमंत्री को पेश करना एक सियासत है, ये कांग्रेस कह रही है। इसमें कौन किसका नैरेटिव जनता में जाता है उसका भी असर चुनाव में जरूर पड़ेगा। आपको अब मैं तेलंगाना की चर्चा करता हूं। तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहां पर कि कुछ समय पहले तक माना जा रहा था कि बीआरएस भारत राष्ट्र समिति, जो पहले टीआरएस हुआ करती थी, उसकी एक तरफा जीत हो रही है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अब जो एबीपीसी वोटर का आकलन है उसके मुताबिक 49 से 61 सीटें कांग्रेस बीआरएस को मिल सकती हैं और वोट प्रतिशत 41 होगा, जबकि कांग्रेस को 43 से 55 सीटें मिल सकती हैं और वोट प्रतिशत 39 होगा। बीजेपी के खाते में 5 से 11 सीटें रह सकती हैं, वोट प्रतिशत 14 होगा। अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें आ सकती हैं। तो ये जो ओपिनियन पोल है इसमें भी बहुत सतर्कता के साथ इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि तेलंगाना में बीआरएस का स्ट्रांग होल्ड है, बहुत मजबूत पकड़ है। लेकिन
बयार की जो आंधी बह रही है वो कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है। जो जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है वो अद्भुत है, वो अनपैरेलल है। किसी दूसरे प्रदेश में कांग्रेस के लिए ये आकर्षण नहीं दिख रहा है जो तेलंगाना में दिख रहा है। तो ये आंकड़े जो है कांग्रेस के लिए उत्साह भरने वाले हैं। कुछ दूसरे ओपिनियन पोल में कांग्रेस को जीत भी मिलता दिखाया गया है, इसलिए हमने हेडलाइन में कांग्रेस की जीत के लिए रखा है, क्योंकि ये सी वोटर ने जरूर तेलंगाना में थोड़ा सा पीछे कांग्रेस को दिखाया है, लेकिन बाकी जो ओपिनियन पोल्स हैं, हालांकि इंडिया डेली ने इसका ओपिनियन पोल सामने नहीं रखा है, लेकिन बाकी जो रीजनल ओपिनियन पोल्स हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है। तो इस तरीके से तेलंगाना अगर कांग्रेस जीत लेती है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस अपने पुराने वोटों को फिर से वापस हासिल कर रही है, और ये 2024 के लिए कांग्रेस के लिए एक बूस्ट होगा। इसी तरीके से अब आप देखें तो मिजोरम एक ऐसा प्रदेश है जहां पर के चुनाव प्रचार करने भी बीजेपी नहीं गई है। बीजेपी से मतलब बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप, नरेंद्र मोदी जी ये एक बार झांकने भी नहीं गए हैं। 30 अक्टूबर को उनकी रैली होनी थी, उस रैली को उन्होंने छोड़ दिया, और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि एनडीए का जो घटक दल है मिजो नेशनल फ्रंट, उसने कहा था, उनके अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। तो बहरहाल जो सी वोटर का सर्वे है उसके मुताबिक मिजो नेशनल फ्रंट अब भी सबसे बड़ा कुनबा बना हुआ है, इलेक्शन में बना रह सकता है। चुनाव बाद उसको 17 से 21 सीटें मिल सकती हैं, 90 सदस्यों की विधानसभा है, और 35% वोट मिल सकते हैं। कांग्रेस भी 30% वोट लेकर दूसरे स्थान पर है, जबकि उसे सीटों के टर्म में 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं, और जेडपीएम को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं, जिसको वोट तो 26% मिलेंगे, लेकिन सीटें कांग्रेस से ज्यादा मिल सकती है। अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें आ सकती हैं, 9% वोट। यहां भी वोटों के टर्म में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनती दिख रही है। तो कांग्रेस के लिए सब जगह से, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, मिजोरम हो, सब जगह अच्छी खबर है। लेकिन राजस्थान में दो अलग अलग सर्वे ने दो अलग अलग किस्म से बातें रख करके कांग्रेस को चिंता में डाल दिया है। इसका हम पर्याप्त मूल्यांकन कर चुके हैं, लेकिन एक और टिप्पणी ले लेते हैं। टिप्पणी, कांग्रेस ही जीतेगी राजस्थान में दोबारा, ऐसा शाहदेव चौहान कह रहे हैं। आप, हो सकता है, संभव है आपका आकलन सही हो, पोल हमेशा सही होते हैं ऐसा नहीं है। मैंने भी सर्वे के दोनों आंकड़े रखे हैं, राजस्थान में 2 सर्वे के आंकड़े रखे हैं, और उन्हीं सर्वे के आंकड़ों से हमने ये बताया भी है कि ये आंकड़े संदिग्ध भी नजर आते हैं। लेकिन जो ओपिनियन पोल्स आए हैं उसकी चर्चा करते हुए हमने स्थिति को सामने रखने की कोशिश की है। बाकी चुनाव अब प्रगति पर है, एक दिन रह गया है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, यानी आज तो इतवार का दिन है, और सोमवार तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। और ताज्जुब यह है कि दोनों पार्टियों ने अब तक अपनी कंप्लीट सूची उम्मीदवारों की सामने नहीं रखी है। इसको कहते हैं राजस्थान, इसको कहते हैं राजस्थान में कांटे की लड़ाई। तो कांटे की लड़ाई तो है ही, और आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो औपचारिक आग्रह है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहे। सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि ये सिलसिला आगे जारी रहे और मजबूती से जारी रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।